इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आज दिल्ली का प्रतिबिंब में है दिल की बात करने के लिए अखिलेश प्रतीक त्रिपाठी जी, जो कि मॉडल टाउन से विधायक हैं 3 बार से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी। पूरे दिल्ली प्रतिबिंब की टीम और उनके दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, कुछ ऐसे सवाल भी पूछना चाहेंगे और ऐसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब जरूर देना है, क्योंकि आपको कहीं ऐसा मतलब ये लगे तीखी बातें भी हो सकती है इसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर, आपने जो राजनीतिक शुरुआत की कब से करी और किस प्रकार आप राजनीति में? इस शहर में एक सिविल सर्वेंट बनने के सपने को आँख में सजे हुए आईएएस एस्पिरेंट के रूप में आना हुआ और शुरू से ही क्लास 6 में सबसे पहले राजीव सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय था, जहाँ पर बाल सभा का आयोजन होता था। वहाँ पर पहला चुनाव हुआ और वहाँ बाल सभा का अध्यक्ष चुना गया। वहाँ से एक लीडरशिप थोड़ी सी रही, लोगों के लिए सोशली कुछ करने का, एक संगठन बनाने का, लोगों के साथ मिल करके कुछ अच्छे लोगों की मदद करने का। और दिल्ली में आने के बाद भी ये काम जारी रहा। और दिल्ली में उत्तरी दिल्ली का सबसे बड़ा क्लस्टर लाल बाग है अभी भी। उस दौरान बहुत सारे अपने सिविल सर्विसेज के साथियों के साथ वहाँ के कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और जब निःशुल्क, तो वहाँ जब पढ़ाते थे, कई बार बच्चों से बात होती थी कि भाई काम क्यों नहीं किया आप लोगों ने, पढ़ाई क्यों नहीं करी, जो काम असाइन किए गए थे आप लोगों को। तो बताते थे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नशा है, छोटे छोटे जो है नशा के केंद्र बने हुए थे, गंजा और इलीगल दारू। तो उन बच्चों को यूनाइट किया और उन लोगों के माध्यम से उस पर पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इस नशे को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। और एक नशा मुक्ति का आंदोलन भी चला, जो बहुत सफल रहा। और उसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ दिल्ली पुलिस के उस समय के SHO श्री प्रवीण कुमार ने बढ़ चढ़ करके इस नशा मुक्ति को करने में हमारा मदद किया। और लोगों को भरोसा हुआ कि ये लोग कुछ अलग लोग हैं, ये तो बहुत सारे समय से जो है राजनीति के लोग नहीं कर पाए जो चीज़, वो करके दिखा दिया इन लोगों ने। फिर धीरे धीरे लोग समस्याएं लेके आने लगे कि जी राशन नहीं मिलता, हमें केरोसिन तेल 5 लीटर दिया जाता है 12.5 लीटर की जगह पर। फिर धीरे धीरे उनके लिए भी संघर्ष शुरू हुआ। और उस संघर्ष के बाद सभी लोगों को नियत समय पर और पर्याप्त राशन 20 किलो पर राशन मिलता था, जो 35 किलो मिलना चाहिए था, वो मिलने लगा। 12.5 लीटर तेल मिलना चाहिए था, 5 लीटर मिलता था, वो मिलने लगा। लोगों को उम्मीद और जग गई। लोगों ने कहा कि कुछ उस समय टीबी फैला हुआ था बहुत ज़्यादा लोगों में, बहुत सारे लोगों में। तो हम लोगों ने सर्वे करा कि उनको अस्पताल पहुंचाने का, उनका दवाई कराने का निर्णय लिया, वो भी सफल रहा अभियान। तो इस तरीके से लोगों को भरोसा होता गया। लेकिन जब हम ये कर रहे थे तभी कुछ अन्य पार्टी के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था और उन लोगों ने जानलेवा हमला किया मेरे ऊपर 9 मार्च 2013 को। और उस दौरान उस हमले के बाद एक बड़ा हुजूम सड़क पर आ गया, लगभग तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग। और उस दौरान आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में जब पहुंचा तो वो हमें देखने आए, उन्होंने ढाढ़स बताया और एक संकल्प मार्च हुआ 13 मार्च 2013 को।
उसमें लगभग 20,000 लोग पार्टिसिपेट किए और लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे लिए काम करता हो। हालांकि जीवन में कभी सोचा नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का जो एक विज़न है कि लोकतंत्र में को वाकई में धरती पर लाने का काम एक पार्टी ने किया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और एक व्यक्ति जो कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे चुनाव लड़ना है या चुनाव लड़ भी सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आम आदमी पार्टी से टिकट दिया। एक ही कसौटी था कि समाज के लिए करने का जुनून होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और चरित्र का ठीक आदमी होना चाहिए। उसमें फिट बैठा और उन्होंने निर्णय लिया कि आपको चुनाव लड़ना है। लोगों में बड़ा उत्साह था। हालांकि मुझे लग रहा था कि एक बड़ा फैसला होगा कि मैं पढ़ाई छोड़ के राजनीति की तरफ जाऊं। मेरे मित्रों ने भी सहयोग किया इसमें। उन्होंने निर्णय लिया कि आपकी एक हॉबी है लोगों की मदद करना, तो आप वहाँ और बेहतर कर सकते हैं। और तमाम परीक्षाओं में सफलताओं के बावजूद इधर हम राजनीति में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के विज़न के साथ कि एक ईमानदार राजनीति हो, स्वच्छ राजनीति हो, हर आम आदमी के पहुंच की राजनीति हो, सबको सरकार के होने का एहसास हो, इस विज़न के साथ इस राजनीति में आया। और आज मुझे खुशी है कि आज तीसरी बार मैं मॉडल टाउन से चुना गया हूं और गर्व भी है कि इतना काम किया कि लोग आज भी उसी तरीके से अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह, अपने साथी की तरह प्यार करते हैं। ये उपलब्धि हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी के साथियों ने हासिल की है। सर, जैसे कि अन्य पार्टियां जो होती हैं हमेशा आप आरोपों के बीच में फंसी रहती है दिल्ली सरकार कि हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, या मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए हैं तो उनमें काम नहीं हो रहा। इसमें क्या कहेंगे कि कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के काम आज पूरे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोल रहा है। आज बहुत कम चंद समयों में जो काम 70 सालों में और सरकारें नहीं कर पाई, आज शिक्षा के क्षेत्र में जब भी कोई बाहर से, विदेश से कोई व्यक्ति स्कूलों को देखना चाहता है इंडिया के, भारत देश के, तो मुझे गर्व है कि ये कहने में कि वो कहता है कि मुझे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की स्कूलों को देखना है। अब पीछे आपने देखा कि अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प जी आई। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों को देखना चाहती हूँ, दिल्ली का स्कूल मॉडल देखना चाहती हूँ। आपने देखा कि यूएस के सेक्रेटरी जनरल आए अभी पीछे, उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने का निर्णय लिया कि अगर देश में, भारत देश में जाके देखना है तो चिकित्सा का कोई मॉडल देखना है तो केजरीवाल मॉडल, आप हेल्थ देखना पड़ेगा, मोहल्ला क्लिनिक देखना पड़ेगा। उन्होंने अप्रिशिएशन किया कि ऐसा मॉडल पूरी दुनिया में होना चाहिए। तो मैं आज के अवसर पे कहना चाहता हूँ कि पीछे आपने देखा अभी चंद दिनों पहले, एक सप्ताह के पहले, कि अभी गुजरात की पूर्व शिक्षा मंत्री और तमाम वहाँ के विधायकगण और नेता यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूलों को देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, आप बताइए किस स्कूल में ले जाना चाहते हैं, हम लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये तो हमारे गर्व का विषय है कि हमारे स्कूलों को कोई देखने आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि वो हमारी प्रतिनिधिमंडल जो हमारे विधायक साथी थे उनके साथ जाना था, वो वेट करते रहे और वो आए नहीं और अलग स्कूलों में गए, और गए भी तो वो एमसीडी के स्कूल में चले गए और उन्होंने अपने ही स्कूलों का हालत दिखा दिया जो बीजेपी के हाथ में है। खस्ता हाल स्कूलों को दिखाया। बाद में उसके बगल में जो स्कूल है बहुत शानदार बना हुआ है दिल्ली सरकार का,
उसमें हमारे विधायक संजीव झा जी गए और उनको शानदार स्कूल का भी वो वीडियो दिखाया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे भी विधायकगण बहुत सारे जाएंगे आपके स्कूलों को देखने के लिए। क्या गुजरात की सरकार के मंत्री और विधायकों में हिम्मत है कि वो अपने स्कूलों को दिखा सके हम लोगों को? हम तो स्वागत कर रहे हैं, पूरे इंडिया से कोई भी आ रहा है, हम कह रहे हैं आइए, हम सब मिल कर के अच्छे स्कूल बनाने के जो विज़न है अरविंद केजरीवाल जी का, जो दिल्ली में बनाया, उसे पूरे देश में फैलाने का काम करते हैं, ताकि हर बच्चे को सशक्त बनाया जा सके। आने वाले भारत के भविष्य हैं बच्चे, आने वाले भारत के भविष्य बच्चे जब पढ़ लिख कर शिक्षित होकर के मजबूत बनेंगे तो भारत देश मजबूत बनेगा। ये विजन अरविंद केजरीवाल जी का है। तो झूठा आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने एक भी मॉडल आज तक नहीं बनाया। इन्होंने मॉडल बनाया तो दंगे की राजनीति का मॉडल बनाया है, इन्होंने बनाया तो मॉडल नफरत की राजनीति का मॉडल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मॉडल बनाया है तो भय की राजनीति का मॉडल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल बनाया है तो जो सरकारी मशीनरी है उसके दुरुपयोग का मॉडल बनाया है। और आज लोकतंत्र का हर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को एक दबाव में महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के शासन में। और पीटीआई ने भी कल कहा है कि देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, जब देश की सर्वोच्च पत्रकारों का संगठन, मीडिया का संगठन पीटीआई इस बात को कहता है तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की ज़रूरत जरूर है। ओपोजिशन तो ये भी कहते हैं कि वोटों की राजनीति है, आप लोग बाहर से बसा रहे हैं, बांग्लादेश से बुला के, रोहिंग्या को बुला के, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सुमित जी आपने, और मुझे लगता है कि इसका जवाब हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का एक एक व्यक्ति, देश का एक एक व्यक्ति बहुत समझदार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर रोहिंग्या आए भारत देश में तो सीमा किसके पास, सीमा का प्रबंधन, सीमा का मैनेजमेंट, सीमा में घुसपैठ ना हो, उसकी देख रेख करना किसकी जिम्मेदारी है? सीमा के 15 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के पास है, भारत सरकार के पास है। इनकी आईबी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? यानी कि केंद्र की सरकार देश में घुसपैठ रोकने में नाकामयाब हो गई है, केंद्र की सरकार फेल हो गई है। ये खुद कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए देश में, और आ गए उसके बाद उनको निकालने का जिम्मा किसका है? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का। क्योंकि कोई भी विदेशी नागरिक अगर देश में है, उसके मामले में कोई निर्णय लेने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस भाजपा की है। अगर वो आ गए, इलीगल तरीके से कोई घुस गया, सीमा से रोक नहीं पाए, फेल हो गए, देश में आके जहाँ बस रहे हैं उनको निकालने का, पकड़ने का, उनको उनके देशों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी, पकड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, उनको फिर छोड़ के आने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की है। ये दोनों भारत सरकार के पास है। तो ये किस पे आरोप लगा रहे हैं? भारत सरकार पे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं इनको चुनौती देता हूँ, एक भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं आकर के डिबेट करके देख लें, झूठ फैलाते हैं पूरे देश के सामने, शर्म नहीं आती। अगर कोई विदेशी लोग घुसे हैं उनको निकालिए आप। और मैं आज कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 5 सालों में आप आरटीआई का जवाब देख लीजिए, एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, एक व्यक्ति को भी इन्होंने ना ट्रेन से ना एरोप्लेन से किसी को बांग्लादेश भेजा। कोई खबर आपने पढ़ी? कहीं देखा?
तो ये तो हालत, एक कहानी सुना देता हूँ। यही है कि एक मोहल्ले में आग लग गया, एक व्यक्ति ने आग लगा दी और आग लगाने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जी आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। तो सब लोग मोहल्ले के निकल के आए। उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, कुछ लोग। वो जानते थे कि भाजपा का आदमी है, आग लगा के फिर चिल्ला रहा है कि आग लग गया, आग लग गया। तो उन्होंने कहा, जी आग लग गया है तो पानी का बोरिंग भी तो आपके घर में लगा हुआ है, उससे पानी डालो और बुझा दो उसको। तो बोले नहीं, आग बुझा देंगे तो राजनीतिक रोटी कैसे सेकेंगे। तो यही मुद्दा बांग्लादेशियों का है और रोहिंग्याओं का है। एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, एक भी व्यक्ति को केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बाहर करने का काम नहीं किया। केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगातार लोगों को गुमराह करने के लिए सभी तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। एक मुद्दा है लगातार और उठाते हैं कि केजरीवाल जी ने मदरसों में जो पुजारी हैं, मौलाना है, मुहर्रम है, वहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको तनख्वाह देने का काम कर दिया। मैं ये भी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से आज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था केवल दिल्ली में नहीं है। मध्य प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भी वक्फ बोर्ड है। वहाँ भी वक्फ बोर्ड से जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने का काम करते हैं, मस्जिद में मौलाना है, उनको तनख्वाह दिया जाता है। उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार है, वहाँ भी वक्फ बोर्ड है, वहाँ भी तनख्वाह देने का काम करते हैं। ये आसाम में वक्फ बोर्ड है और ये वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार के कानून के तहत बना था। पार्लियामेंट के में एक कानून बना करके वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें तय किया गया था जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके पूर्वजों की जो ज़मीनें हैं वो एक खास कल्याण कोष के रूप में वक्फ बोर्ड में गठित कर दी जाए, उसका मालिकाना हक दे दिया जाए और उससे बहुत सारे किराए आते हैं, बहुत सारे वहाँ पे लोग रहते हैं जो सहयोग करते हैं। तो आज जितनी मस्जिदें हैं, जो भी मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर आती है उसका सैलरी वक्फ बोर्ड से जाता है। कई बार भाजपा वाले कहते हैं जी क्यों पुजारियों को नहीं दे देते आप खाली उनको देते हैं। तो आज हम तो सबसे बड़ा ज़्यादा खुश होंगे कि अगर पुजारियों को दिया जाए, लेकिन मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूँगा इस अवसर पे कि जैसे वक्फ बोर्ड का कानून केंद्र सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट बनाया, ऐसे एक कानून बना दो ताकि वो हर प्रदेशों में लागू हो जाए, ताकि उसका रास्ता निकाला जा सके। और मुझे लगता है कि मोदी जी को करना चाहिए और मैं सभी अपने पुजारी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि हम सबको मिलकर के कानून की मांग करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तरह जो कानून बना केंद्र के पार्लियामेंट से, ऐसे वहाँ बने ताकि उनके लिए भी जितने धर्मादा के जगह हैं उसको एक बोर्ड में ले लिया जाए और उससे जो इनकम होता है उस इनकम से सारे अपने पुजारी भाइयों को, उनको सबको जो भी हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय, उनको दिया जा सके। और धर्म कोई भी हो, सभी धर्म के जो धर्मगुरु हैं एक ही चीज़ सिखाते हैं कि सबकी मदद करनी है, भाईचारे से रहना है और लोगों की मदद करना ही धर्म है। यही सभी धर्मों का सार है। तो दो छोटे सवाल, और जैसे एक तो आपको अभी खुशी का लड्डू मिला आप पार्टी को, पहले भी राजेंद्र नगर में सीट थी और दोबारा राजेंद्र नगर में जीते, और दूसरा सवाल इसी के साथ कि अगले निगम के इलेक्शंस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, राजेंद्र नगर तो हमें जीतना ही था। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का जो काम था उसको दिल्ली के एक लोग अप्रिशिएट करते हैं और इस चुनाव में लोगों ने
फिर एक बार कहा, दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से। और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी वहाँ से जीती। भाई दुर्गेश पाठक जी वहाँ से जीत के आए। मैं उनको इस अवसर पर बधाई भी देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी लगातार डरी हुई है। आज मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है, जो पार्टी ये कहती है कि हम भारत देश की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई, चुनाव नहीं कराना चाहती। 56 इंच का सीना आजकल दिखता नहीं। तो लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी को आता है अपने हितों के लिए, चाहे वो दंगा कराने की बात हो, नफरत फैलाने की बात हो। और इससे भी अगर ये ना जीत पाए तो चुनाव नहीं कराने का निर्णय लेते हैं। अभी इस मामले में इनको मुँह भी खाना पड़ा है। बेंगलुरु म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव इन्होंने, चूँकि इनका हार सुनिश्चित था, वहाँ 2.5 साल तक वहाँ चुनाव नहीं कराने दिया। वहाँ पर लोग गए, वहाँ के नागरिक गए कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है, तत्काल प्रभाव से इसका चुनाव कराया जाए, और नहीं कराने पर इसके लिए हम सख्त कदम उठाएंगे, हमें मजबूर ना करें। भोपाल में जहाँ पर इनकी हार सुनिश्चित दिख रही थी, भोपाल नगर निगम के चुनाव इन्होंने 1.5 साल से टाल रखे हैं। अब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तब वहाँ से निर्णय मिला, उनको राहत मिला, और वहाँ चुनाव कराने पे वहाँ की सरकार सहमत हुई है। हमें लगता है कि ये बेशर्म लोग हैं, इन्हें शर्म तो आती नहीं। तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के शरण में जाएंगे हम लोग, और मांग करेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जैसे भोपाल और बेंगलुरु में उनका निर्णय है लैंडमार्क, ऐसे दिल्ली के मामले में निर्णय दें, और निश्चित रूप से चुनाव दिल्ली में जल्दी होगा, मुझे उम्मीद है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इतनी डरी हुई है कि चुनाव टालने में लगी हुई है, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप कितना भी चुनाव टाल लीजिए, जब भी चुनाव होगा जनता आपका इंतज़ार कर रही है। ये 15 साल का जो कुकर्म, पाप, भ्रष्टाचार और कुशासन आपने किया है नगर निगम में, आपको दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी, सूपड़ा साफ करेगी। जिस तरीके से 2015 में 70 में से 67 सीटें दे करके हमारी सरकार बनाई थी, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी 0 की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली सरकार की ओर से, आपकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली की जनता के लिए कुछ आप इस समय का संदेश माध्यम से? मैं दिल्ली के प्रतिबिंब चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अब तो सारी संस्थाएं कहने लगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस कहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संस्थाएं बहुत खतरे में है। पीटीआई जैसी एक जिम्मेदार एजेंसी वो भी कह रही है कि देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। देश में किस तरीके से नफरत का माहौल है, देश में चारों तरफ वैमनस्य फैल गया है। लोगों को लड़ाने के लिए सरकारी मिशनरी का उपयोग हो रहा है, विपक्ष को मुंह बंद करने के लिए सीबीआई, ईडी, पुलिस, अन्य जांच एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश बहुत संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। हम सबको मिलकर के खड़ा होना पड़ेगा एक ईमानदार राजनीति के साथ। हम सबको खड़ा होना पड़ेगा शिक्षा की राजनीति के साथ। हम सबको देश को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा निःशुल्क और अच्छी चिकित्सा की सरकार के साथ। हम सबको खड़ा होना पड़ेगा व्यवस्था परिवर्तन की नीति को अपना प्रमुख बिंदु मानने वाले लोगों के साथ।
क्योंकि अगर हम खड़े नहीं हुए तो देश कई तरीके से हिस्सों में बंटने को तैयार हो रहा है। देश को बचाने का समय है, हम सबको एक होना है और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जन सहूलियतों के लिए एक आंदोलन सरकार के माध्यम से चल रहा है, उसका हिस्सा बनना है, देश को बचाना है, ताकि सब लोग, देश के लोग प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे से रह पाएँ, सब लोग गर्व से कह पाएँ कि मैं भारतीय हूँ। ये कहने से बदनिस्बत कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, हम सब सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हो सकता है सभी लोगों को गर्व होता है कि जिस समुदाय से, जिस धर्म में जन्म लिए, कि उनको गर्व होता है कि मैं कहूँ कि मैं इस धर्म समुदाय से बिलोंग करता हूँ। लेकिन हमें इस बात का सबसे पहले गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। ये भाव केंद्र के सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी की है, ये धीरे धीरे लोगों में लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से वैमनस्य फैला है, और जिसकी वजह से एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के बीच में। तो आइए हम सब मिल कर के अच्छी और ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए देश में आम आदमी पार्टी का साथ देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का साथ देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पे हैं। आगे फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत धन्यवाद सुमित जी, थैंक यू। बहुत आभार। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।